देखो आज चहकता भारत, अपनी आजादी मनाता भारत। देश के कोने कोने रंग बिरंगे, मुस्कुराता खेलता भारत। आओ हम भी कसम खा लें, इस मुस्कुराहट को कम न होने देंगे। जहां कहीं जिस कोने में हैं हम, कुछ न कुछ अर्पण करते रहेंगे। तो इसी विचारधारा के साथ आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 77वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उन शहीदों को, उन बलिदानों को याद करते हैं जिनकी वजह से सुरक्षित होकर घर में आज हम बैठे हुए हैं। और हमारे लिए देशभक्ति की भावना का मतलब ये है कि हम जिस फील्ड से जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों को कभी कष्ट न दें, उन लोगों के परेशानियों को, तकलीफों को समझें और जिस काम को हमने हाथ लगाया है उस काम को अंजाम तक लेकर जाएं। ईमानदारी के साथ रहें और ईमानदारी के साथ काम करें और अपने देश के लोगों की तकलीफों को तो जरूर समझें। इसी विचारधारा के साथ मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 15 अगस्त के करंट अफेयर। आज के लिए तो देशभक्ति की जो भावना है वही सबसे बढ़कर है, उसके आगे तो आज का कोई विचार ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे हेलन केलर के बारे में, जिनका कथन है और जिन्होंने एक बात समझाने की कोशिश करी कि आशावाद व विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। यानी अगर आप आशावादी हैं तो आप कई सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर आशा और विश्वास दोनों होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, ये उम्मीद नहीं होगी कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, असंभव काम को भी आपके द्वारा किया जा सकता है, तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इन पंक्तियों को अपनाते हैं और आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी अंग्रेजों के साम्राज्य से। इस दिन की खुशी में और लोगों के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बलिदान को याद करते हुए, शहीदों को याद करते हुए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस बार भारत 77वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। थीम क्या है? तो राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम। ये जो थीम है, आजादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इस दिन हम अपने राष्ट्रगान, जो हमारे राष्ट्रीय सिंबल हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया गया है 13 से 15 अगस्त तक। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो राष्ट्रीय गौरव है उसका अनुभव किया जाए। हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके सम्मान के लिए हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए और जिस मिट्टी से, जिस धरा से हम जुड़े हुए हैं उसके प्रति आभार व्यक्त किया जाए। साथ में ही अगर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें तो सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागन स्क्वायर में इसको लहराया गया था। इसमें लाल, पीला और हरा रंग था। इसके बाद जो है पिंगली वेंकैया जी के द्वारा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है, जिसको कांग्रेस के द्वारा 1931 में स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें केसरिया रंग और हरा रंग था। बाद में महात्मा गांधी जी के कहने पर इसमें सफेद रंग ऐड किया गया, जो कि शांति का प्रतीक था और बीच में महात्मा गांधी जी की तस्वीर के साथ में चरखे को रखा गया था। देखो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है आधिकारिक तौर पर। लेकिन आधिकारिक तौर पर अपनाने की जो डेट है वो 22 जुलाई 1947 है। 22 जुलाई 1947 है, जिसमें जो अशोक का स्तंभ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो अशोक चक्र है, जो अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चक्र है, वो देखने को मिल जाएगा। नागरिक ध्वज अधिकार के लिए सबसे लंबी जो लड़ाई लड़ी गई वो किसके द्वारा लड़ी गई? तो उद्योगपति नवीन जिंदल के द्वारा लड़ी गई, जिन्होंने एक मौलिक अधिकार बना दिया भारत के नागरिकों के लिए कि वो राष्ट्रीय ध्वज को अपने अपने पास रख सकते हैं, उसको फहरा सकते हैं। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 23 जनवरी 2004 में, जिसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है, भारतीय संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें धारा 19(1) के ए पार्ट में ये बोला गया है कि हमारे देश का जो नागरिक है वो राष्ट्रीय ध्वज रख सकता है और उसको अपन जहां पर भी रह रहा है वहां पर वो फहरा सकता है। क्लियर? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 अलग अलग रंग, केसरिया रंग साहस और शक्ति का प्रतीक, सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है
और जो हरा रंग है वो हमारी फर्टिलिटी का, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है उसका प्रतीक माना गया है। राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो राष्ट्रीय गीत लिखा गया है हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, है ना। भारतो भाग्य विधाता, जिसको जन गण मन कहा जाता है। भारत के साथ साथ कई सारे ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे कॉन्गो गणराज्य, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, लिechtenstein और बहरीन। लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो कारण है वो ये है कि लाल किला हमारे देश की जो समृद्ध इतिहास रहा है उसके विरासत का प्रतीक रहा है। जो हमने सांस्कृतिक विरासत अपनाई है उसमें से एक लाल किला भी है। तो लाल किला हमारी समृद्धि का और हमारे इतिहास के प्रतीक के रूप में रहने की वजह से ही 1947 में 15 अगस्त को यहीं पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है आधिकारिक तौर पर। गणराज्य कांगो, जिसको फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1960 को। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया जापानी शासन से मुक्त हुए थे 15 अगस्त 1945 में। इसके बाद बात करेंगे लिंकेनस्टाइन के बारे में। लिंकेनस्टाइन को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1866 को जर्मन शासन से, और बहरीन को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1971 में यूनाइटेड किंगडम से। तो इस तरीके से भारत के साथ साथ ये जो 5 देश हैं ये भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को पूरी दुनिया में। ये नाम हमें जरूर याद रख लेने चाहिए। देखो, बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है 15 अगस्त को, और इस बार 48 नंबर का राष्ट्रीय शोक दिवस मना रहा है। बांग्लादेश के बारे में बताते हुए मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के जो संस्थापक कहे जाते हैं और वहां के राष्ट्रपति थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इनके साथ साथ इनके परिवार के 16 सदस्यों को हत्या कर दी जाती है 15 अगस्त के दिन 1975 में। तो इसीलिए 15 अगस्त को बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाता है। कहा जाता है कि सशस्त्र बल आए और उन्होंने इनके परिवार के जितने भी सदस्य थे उन सबकी हत्या कर दी थी। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्रधानमंत्री शेख हसीना, और जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो कबड्डी है। क्लियर? देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम या मिड डे मील के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिड डे मील जो दिन है या राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम है वो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए ताकि हमें अच्छे से सारी जो ये स्कीम है इसके बारे में भी समझ में आ जाए। तो देखो, पूरे भारत में शिक्षा के बारे में डिसीजन लेने के लिए, शिक्षा है उससे रिलेटेड सुधार करने के लिए 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद बनाई जाती है। इसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रमुख रूप से काम है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाना। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया जाता है कांग्रेस के समय, और उसी समय इसको लागू कर दिया जाता है। जब ये नई शिक्षा नीति आती है तो पूरे भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू हो जाती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मोटिव ही ये था कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आते थे। और इसी बीच में 1990 में क्या होता है? एक वैश्विक लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और इस कॉन्फ्रेंस में ये बोला जाता है कि भाई बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए, स्पेशली जो प्राथमिक शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए, और शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए जो इसको खरीद सकते हैं या जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उन लोगों को भी जोड़िए जो यहाँ तक नहीं आना चाहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 1995 को, ये दिन जरूर याद रख लेना, जब मिड डे मील स्टार्ट हुआ था पूरे भारत में। 15 अगस्त 1995 को सरकार के द्वारा बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए मिड डे मील योजना शुरू कर दी जाती है ना। और साथ में ही मिड डे मील योजना का जो मोटिव था, जिसको हम पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहते हैं, इसका मोटिव ही ये था कि बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए, बच्चों को पौष्टिकता मिले, और जो जातिगत भेदभाव है वो भी अपने आप कम हो जाए। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। ये नाम जरूर याद रख लेना, 2021 में नाम बदला गया और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया, जिसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल
प्राथमिक स्तर से के बच्चों से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को शामिल किया गया है। क्लियर। और इसमें स्पेशली इसका मोटिव ही ये है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए और उनकी जो प्रेजेंट है वो स्कूलों में बढ़ाई जाए, और साथ साथ ही उनको जो पौष्टिकता है वो भी प्रदान किया जाए। जैसे कि 1 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं, या 1 से 5 साल नहीं, 1 से फर्स्ट से 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाए, और उच्च प्राथमिक में जिसमें 6 से 8 तक के बच्चे आते हैं उनको 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाए। तो ये याद रखने वाली बात है। तो मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर। देखो, मिड डे मील कार्यक्रम के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हुए, थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग करते हुए, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 11.75 लाख से अधिक स्कूलों में 10.8 करोड़ बच्चे शामिल हैं जो इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि उनको पौष्टिकता मिल रही है। 2023 और 24 में जो बजट सेशन अभी खत्म हुआ है उसमें ये बोला गया कि 11,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं मिड डे मील के लिए, और 22 और 23 में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे मिड डे मील के लिए। क्लियर। यहाँ पर बात करेंगे सूरतगढ़ के बारे में। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है यहाँ पर बनाया गया है। किसकी सहायता से? रसिया की सहायता से। 15 अगस्त 1956 में 15 अगस्त 1956 में 30,000 एकड़ जमीन पर ये जो केंद्रीय राज्य फार्म है ये बनाया गया है, और इसका स्थापना दिवस 15 अगस्त के दिन भारत मनाता है, राजस्थान मनाता है। इसकी अपनी खुद की एक नहर है। साथ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो आधुनिक संसाधन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे स्टेशनों पर क्या काम किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, यानी आपको भारत के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे का मोटिव यह है कि लोगों की जो स्वास्थ्य सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जाए, और इसकी घोषणा करी गई है हमारे देश के जो रेल मंत्री है उनके द्वारा। और ये बोला गया है कि इसका उद्देश्य ये है कि सस्ती जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं दी जाएं, और लोगों को रोजगार भी दिया जाए। क्लियर। आइए बात करते हैं हेरॉन मार्क 2 के बारे में। हेरॉन मार्क 2 क्या है? तो हेरॉन मार्क 2 हेरॉन मार्क 1 का ही नया वर्जन है। ये एक ड्रोन है जिसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में, रात में और दिन में, किसी भी मौसम में निगरानी कर सकता है चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इसकी जो रेंज है वो इतनी ज्यादा हाई है कि ये बिल्कुल धुंधले अंधेरे में भी जो पिक्चर है उसको क्लियर खींच सकता है, और 3000 किलोमीटर तक की जो रेंज है, लॉन्ग रेंज है, वो वहां तक का जो पूरा मुआयना है वो ले सकता है। स्पेशली हमारे देश का जो पाकिस्तान और चीन का जो बॉर्डर है वहां पर इसको जो है रखा जाएगा, ऐसी बात कही गई है। इस उद्देश्य से ही इसको शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में, जिसका नाम है हेरॉन मार्क 2। क्लियर। देखिए, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से उपकरण लगे हैं, तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार के सेंसर्स मिलेंगे, जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार है, साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरा है जिसके माध्यम से किसी भी मौसम में और कितने भी अंधेरे में जो चीज होगी उसकी क्लियर पिक्चर ये खींचकर आपको दे देगा। इसके बाद लेजर डिजाइनेटर लगा हुआ है। लेजर डिजाइनेटर के माध्यम से ये लंबी दूरी तक किसी भी जो इसका लक्ष्य है उसको साध सकता है, यानी उस पर हमला कर सकता है। तो इस उद्देश्य से ही इसको भारत की सीमा पर, जो पाकिस्तान और चाइना से रिलेट करती हुई सीमा है, वहां पर इसे स्थापित किया गया है, जिसका नाम है हेरॉन मार्क 2। क्लियर। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के द्वारा भारत में जो पाठ्य पुस्तक संशोधन है वो किया जाएगा, और इसके लिए 19 सदस्यों का एक पैनल बना दिया गया है जिसकी अध्यक्षता करी जा रही है महेश चंद्र पंत के द्वारा। महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष होंगे। ये बिलोंग करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर के रूप में ये काम कर रहे हैं, और ये अध्यक्ष बने हैं 19 सदस्यीय पैनल के
जो एनसीईआरटी के द्वारा भारत में जो पाठ्य पुस्तक संशोधन है वो करेगा। इसमें कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, जिसमें चेंजेस हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सह अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर मंजुल भार्गव, और इसके अलावा भी इसमें सदस्य आपको दिखेंगे 17। क्लियर? देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और इसी की एक ब्रांच है जिसका नाम है नफीस। तो नफीस की एक टीम है जिसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी 1, ये एक तरीके का एक ऐसा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके माध्यम से ये भारत के जितने भी अपराधी हैं उनके फिंगरप्रिंट को सेव करके रख पाएंगे। तो इस काम के लिए इन्होंने जो ये काम किया है, इस काम के लिए इनको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। क्लियर? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करते हुए इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना करी गई थी। गृह मंत्रालय के तहत ये काम करता है। स्पेशली भारत में जितने भी क्राइम होते हैं उसका रिकॉर्ड इसके पास होता है और इसकी ही एक ब्रांच है जिसने ये स्पेशलिटी विकसित कर ली कि वो भारत के जितने भी अपराधी हैं उनका फिंगरप्रिंट क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे, जो लंबे समय तक काम आ सकता है किसी भी अपराध की जांच के लिए। क्लियर? इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए करंट न्यूज के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आपके ऊपर भरोसा करे उसके साथ हमेशा रहिए। टेक केयर, बाय बाय।